भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता से अर्थ इंडिया के संपादक संजय गिरी ने खास बातचीत की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गिरी। आप देख रहे हैं अर्थ इंडिया। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा गुप्ता जी, आपका अर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं किस प्रकार से महिलाओं की जो क्या स्थिति है, जो कि महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, और मोदी जी महिलाओं को लेकर काफ़ी सशक्त हैं और महिलाओं की भागीदारी वो देश में ज़्यादा करना चाहते हैं। इस विषय में हम जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला मोर्चा क्या काम कर रहा है और संगठन का क्या काम है। इस विषय पे रेखा जी बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी 10 करोड़ की अपनी मेंबरशिप है और उसका महिला संगठन महिला मोर्चा के नाते पहचाना चाहता है। तो राष्ट्रीय महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, वानथी श्रीनिवासन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे आके महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके कुछ भले के लिए, मोदी जी की योजनाओं को ज़मीन पे लाने के लिए काम कर सकूं महिला मोर्चा के माध्यम से। और महिला मोर्चा वो यूनिट है जो देश की आधी आबादी जो महिलाएं कहलाती हैं उनके लिए काम करता है, उनके भले के लिए काम करता है। आज हज़ारों योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, तो उनको ज़मीन तक पहुँचाना, उनका लाभ जनता ले सके, महिलाएं ले सके, बहनों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रयास करते हैं। और पूरे देश में कहीं पे भी महिलाओं के हित में या अहित में कुछ भी दुर्घटना होती है तो हम उसका संज्ञान लेकर के उनकी मदद के लिए खड़े मिलते हैं। और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय महिला मोर्चा के नाते देश भर में महिलाओं के लिए जहाँ पे भी सरकार की जितनी नीतियाँ हैं उनको ले जाने का मौका जो ये मिला है, हम उसे लेके जाएंगे और पूरे देश में उसका लाभ पहुँचाएंगे। अभी रेखा जी बताएं कि मोदी जी की ऐसी क्या योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए लाभान्वित है। देखिए, मोदी जी की योजनाएं हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में उज्ज्वला से बड़ी कोई योजना नहीं, जहां करोड़ों महिलाओं को सिलेंडर दिए गए। आज लगभग मैं मानती हूँ कि 9 करोड़ के करीब उन महिलाओं को जिनके पास एलपीजी का कनेक्शन नहीं था, उनके पास चूल्हा तक नहीं था, उन्हें गैस देना, उनको धुएं की उस चुभन से बाहर निकाला जो उनके स्वास्थ्य को ख़राब कर रही थी, जो उनके लंग्स को ख़राब कर रही थी, जो उनके पूरे दिन भर के समय को खा जाते थे। कहाँ वो जंगलों से लकड़ियाँ बीन के लाती थी और चूल्हा जलाती थी और धुएँ को अपने शरीर में इनहेल करती थी। वो ऐसे ही सब महिलाओं को वो जो चूल्हा मिला, उनको जो सिलेंडर मिला है, ये महिलाओं के उत्थान की मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है। और इसके अलावा चाहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदन योजना, जिसमें महिलाओं की प्रेगनेंसी में जो समय था जिसमें कि उनको सरकार की ओर से पैसे भी दिए जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में सीधा खाते में पैसे आते हैं जिससे वो अपना डॉक्टरी लाभ ले सकें, उसकी फीस इत्यादि दे सकें। उनको उन्होंने समय भी बढ़ाया कि आप जो 16 हफ्ते की जो उनकी छुट्टी होती थी उसको आप बढ़ा दिया गया और महिलाएं अब अपनी प्रेगनेंसी में पेड लीव ले सकती हैं। इसी तरीके से सुकन्या समृद्धि में बालिकाओं के लिए उनके लिए योजना बनाई गई कि आप छोटे से अमाउंट के साथ में सरकार उनको एक बड़ा सेफ्टी गार्ड देती है। और बहुत सारी योजनाएं, मतलब एक नहीं, आयुष्मान भारत अपने आप में एक योजना है, जनधन योजना अपने आप में एक योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। एक महिला ऐसी व्यक्तित्व होती थी कि जो उसका बैंक अकाउंट नहीं होता था, वो कहीं ना कहीं चाय की पत्ती के डब्बे में, चावल के डब्बे में अपने पैसे जमा कर लेती थी। उसको कोई बैंकिंग प्रक्रिया में उसका जुड़ना नहीं होता था। आज महिलाओं ने जब जीरो बैलेंस से उनको बैंक में खाता खोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने अकाउंट खोले। आज सबसे ज़्यादा अकाउंट महिलाओं के हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ में, और जो मोदी जी ने किया कि पूरा जो प्रशासन किया, जो सरकार चलाई महिलाओं के माध्यम से, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे महिलाओं को दिया, इतने केंद्रीय मंत्री बनाया, उन्होंने 11 बहनों को मंत्रालय दिया और वो भी ऐसे वरिष्ठ मंत्रालय जहाँ पे काम का ये नहीं खाली सिंबॉलिक दे दिया कि आप काम करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सुंदर मंत्रालय जहाँ काम की महत्वता है, बड़े बड़े मंत्रालय उन्हें दिए गए, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उन्होंने रेलवे से लेकर के टेक्सटाइल से लेके शिक्षा, सारे मंत्रालय महिलाओं को मिले हैं और वो सुंदर काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने सच में महिलाओं को जो नेतृत्व दिया, और सबसे बड़ा काम
जो शौचालय है, जो किसी की सोच में ही नहीं था कि महिलाओं की जो बेसिक नेसेसिटी है शौचालय, उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। हमारे पूरे भारतवर्ष में एक बेसिक जो जरूरत है महिला की, वही नहीं उपलब्ध थी। तो उसमें आज यदि 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय पूरे देश भर में बन रहे हैं, तो उसका काम, उस टारगेट को लेके सरकार चल रही है। अभी तक मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा शौचालय तो बन चुके हैं और हर घर में शौचालय हो, ओपन डेफिकेशन खत्म हो पूरे देश से, इसका टारगेट है। और वो समय दूर नहीं है जब हम टारगेट को अचीव कर लेंगे कि एक भी व्यक्ति पूरे देश में बिना शौचालय के, उसके घर में शौचालय हो, वो बिना शौचालय के ना हो। ऐसा पूरा टारगेट सरकार का है। तो ये सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अच्छा रेखा जी, आप महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं आपने बताई, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अभी कोर्ट में, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, अभी महिलाओं की जो सहभागिता है मात्र 11% है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं, जो कि 50% महिलाओं का है, और उसमें अभी भी 64% महिलाएं शिक्षित हैं, जिसमें कि गांव की संख्या तो बहुत ही कम है। तो मतलब अभी जो 2014 जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तो क्या ऐसी कोई नीतियां हैं जो कि महिलाओं पे ग्रामीण क्षेत्र में कोई खास जो है कि उसका असर हो रहा है? देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति थी कि इतने गांव थे, 18,000 गांव जिसमें बिजली नहीं थी, ऐसे कि शिक्षा नहीं पहुंच रही है, पानी को लेने के लिए महिलाओं को सर पे मटका रख के दूर दूर जाना पड़ता था। तो 2014 में जब से मोदी सरकार आई, तो उन सब में एक बड़ा बदलाव महसूस किया गया। इतने वर्षों का जो एक बैकलॉग था, जिसे कहीं कि उन गड्ढों को भरने में सरकार लग रही है, जो रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे पीछे की सरकारों ने कर दिया, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, परंतु गरीबी कभी हटाई नहीं। उन्होंने पढ़ाओ का नारा तो दिया, पर कभी पढ़ाया नहीं। कभी वो सुख सुविधाएं, वो जो मतलब कभी इतने अस्पताल, इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस कभी किसी के कार्यकाल में नहीं खोले गए जो मोदी सरकार के कार्यकाल में खोले गए। आज हर राज्य का अपना एम्स बन रहा है। आज हर राज्य में नीचे तक कॉलेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये जो शुरू हुई है परिपाटी, जिसमें मात्र अभी 7 साल का एक लगातार वाला टेन्योर मोदी जी को मिला है, मुझे लगता है कि ये टेन्योर अगले और 2, 4, 5, 7 साल पूरे होते होते वो जो स्वप्न हम देखते हैं भारत के हर बच्चे के लिए, वो पूरा हो पाएगा कि जब हर एक को शिक्षा, हर एक को स्वास्थ्य, हर एक की सर पे छत, वो हो पाएंगी। एक बैकलॉग कभी तो करने में सरकार लगी हुई है, वो गड्ढे भरने में लगी है। इस सड़क की सुंदरता तो अभी और निखरनी है। इस जो विश्व गुरु बनने की और हमारा देश जा रहा है, ये तो अभी और आगे बढ़ना है। इसमें बहुत काम बाकी है अभी। अच्छा रेखा जी, आप शालीमार बाग विधानसभा से आप वार्ड नंबर, अब तो पहले चंगुन हुआ करता था, उसमें आप 2 बार निगम पार्षद भी रही हैं, और शालीमार बाग विधानसभा से आप 2 बार विधानसभा की चुनाव भी लड़ी हैं। जो विधानसभा की चुनाव थी उसमें सफलता आपको नहीं मिली। एक समय हुआ करता था जब ये कहा जाता था कि शालीमार बाग विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और जो हम लोग लिखते थे तो ये गढ़ ही लिखते थे, लेकिन अब एक गढ़ जो है खत्म हो चुका है। और स्थिति ऐसी आ गई कि पहले भी 4 निगम पार्षद आपके हुआ करते थे, लेकिन उपचुनाव में, जो एमसीडी के उपचुनाव में आप एक सीट भी वो हार गए, और 2022 में चुनाव आने वाला है। तो इसको लेकर के बताएं कि आप मतलब इस क्षेत्र के मतलब नेता हैं, तो आप बताएं कि किस प्रकार से आपका ये गढ़ क्यों मतलब किला आपका ढह गया और आप 4 से 3 पे आ गए, और जो 2022 में आप 4 कर पाएंगे कि 3 को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो दिल्ली की लड़ाई है, ये लड़ाई किसी रेखा गुप्ता की लड़ाई नहीं है, किसी और इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये नीतियों की लड़ाई है। ये नीति जो जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली में ऐसा माहौल बना दिया है, फ्री जैसा माहौल, तो एक क्षणिक लाभ की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा है। वो एक ओवरऑल प्रोग्रेस में, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर छोड़ करके बेचारे मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, उनको क्या है कि थोड़ा सा दिखने से कि हमारे संतुलन परिवार का बजटरी बैलेंस अगर उनको लगता है, तो वो उस तरीके से ढल जाता है। और फिर जात पात की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने पूरा कि जी मौलवियों को तो तनख्वाह मिलेगी, ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं है, इस तरह की जो हरकतें सरकार कर रही है, तो उसका क्षणिक लाभ मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब को मिला है। ये कोई परमानेंट जीत किसी प्रकार से भी नहीं है। आज भी
निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत सारी सीटें तो बहुत छोटे छोटे मार्जिन से छूटी हैं, जैसे कि हमारी भी शालीमार बाग विधानसभा मात्र 3000 वोटों से हम पीछे रहे, पर इसको हम बहुत बड़ी हार या जीत नहीं है। ये असूलों की लड़ाई है, मध्यम वर्गीय परिवार है, बहुत सारा एरिया क्लस्टर का है, क्लस्टर में आप मिथ बातें फैलाना करना उस तरह का उनकी नीतियाँ रहती है, तो वो सब करते हैं। मैं पर ये शर्तिया तौर पे कह सकती हूँ 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनेगी और हम पूरी लड़ाई लड़ते हुए वापस जो एक सीट हमारी गई है हम उसको भी लेके आएंगे। अच्छा, वार्ड नंबर 63 अभी जैसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि महिला शिफ्ट हो जाए, तो क्या आप इस पे निगम के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे पार्टी ने 2 बार एमएलए लड़ाया है और पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी जो आदेश देगी उस प्रकार से करूँगी और मुझे लगता है कि पार्टी ने मेरे लिए जो सोचा है वो मैं कर रही हूँ, उतना काम मैं कर रही हूँ। तो ये मेरा निर्णय ही नहीं है कि मैं क्या बनूंगी, क्या लड़ूंगी, क्या नहीं लड़ूंगी, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी राय करे क्या करना है मुझे, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगूंगी। पार्टी जिसको लड़ाएगी मैं उसके साथ खड़ी। धन्यवाद रेखा जी आपका अर्थ इंडिया में जुड़ने का। ये थी रेखा गुप्ता जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। ये कई पदों पर रह चुकी हैं, जो सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करती हैं। इनका कहना है कि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो महिलाओं के लिए है, उसमें उजाला नीतियों पे उन्होंने काफ़ी फोकस दिया और सच में जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपले का इस्तेमाल करती थी, आज उनको उजाला योजनाओं के तहत गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा मिला है, जिससे अपना वो खाना बना रहे हैं। आगे भी महिलाओं के लिए अच्छा काम करती रही। रेखा गुप्ता जी आपका अर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।